थे प्रोटीन में हमने देखा कि अभी जो रिसेंटली हमने क्या पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स किस तरह मिलते हैं, उनकी कंडेंसेशन किस तरह होती है, उनमें कौन सा बॉन्ड होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर, बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? इस दैट इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ओनली अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, एक लंबी स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होता है। स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इस तरीके से बेटा, ये 1 अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से पांचवा। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रही है चेन, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा ये बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहां बनता है प्रोटीन्स का? प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है जब प्रोटीन्स, जब मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन हो रही होती है। तो फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन ऑन राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स पे जब ट्रांसलेशन हो रही होती है तो एक अमाइनो एसिड के बाद, सपोज दिस इज ए अमाइनो एसिड, ए अमाइनो एसिड के बाद एक और अमाइनो एसिड आके जुड़ता है, सपोज दैट इज बी, इसके बाद एक और अमाइनो एसिड आके जुड़ता है, दैट इज सी, एक और जुड़ा, दैट इज डी, एक और जुड़ा, दैट इज ई। तो ये सारा काम हो रहा है ट्रांसलेशन के अमल में ऑन द राइबोसोम्स। तो इसका मतलब है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहां बनता है? बेटा राइबोसोम्स के ऊपर बन रहा है। प्रोटीन जब बन रही है, ट्रांसलेशनल प्रोसेस से गुजर रही है, उस वक्त ये स्ट्रक्चर बनता है। अब प्रोटीन जो है बेटा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही नहीं रहती। जो बनती है, जब प्रोटीन जैसी बनती है तो ये ऐसे ही स्ट्रेट चेन की फॉर्म में नहीं रहती, ये अपने अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस करती है। प्रोटीन्स के अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे जिससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। कुछ प्रोटीन्स फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक ही अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, फिर कुछ प्रोटीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी स्टेबल नहीं होती, वो फर्दर मॉडिफाई करती हैं अपने आप को टर्शरी स्ट्रक्चर में, और कुछ प्रोटीन्स टर्शरी स्ट्रक्चर तक भी स्टेबल नहीं होती और टोटली फंक्शनल नहीं होती, कंप्लीटली एक्टिव नहीं होती। उनकी एक्टिवेशन के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में उनको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर में जस्ट एक स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, लेकिन यहां पे देखें बेटा, स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बहुत अहम है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बहुत अहम है, इज इंपॉर्टेंट। अगर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड खराब हो गया, अगर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिस्टर्ब हो गया, तो ये प्रोटीन ना तो अपने आप को मॉडिफाई कर पाएगी, ना ही ये बायोलॉजिकली एक्टिव होगी, बल्कि ये डिफेक्टिव प्रोटीन बन जाएगी, जिसकी वजह से जो इसके नॉर्मल फंक्शंस हैं वो ये परफॉर्म नहीं कर सकती। बेटा एग्जांपल इसकी देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जनरली समझाता हूँ कि ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है। यहाँ पे अगर सी के बाद, बी के बाद बी, हमारे पास फिर से बी आ गया। अब देखें पूरी चेन में सिर्फ एक अमाइनो एसिड का फर्क पड़ा है, एक अमाइनो एसिड यहाँ पे चेंज हुआ है। तो क्या हुआ है? जस्ट 1 अमाइनो एसिड के चेंज से ये प्रोटीन डिफेक्टिव हो गई, इस प्रोटीन की माल फंक्शनिंग हो गई, ये खराब हो जाएगी बेटा। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है? 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है हीमोग्लोबिन और 2 बीटा से। हर अल्फा के पास
141 अमाइनो एसिड होते हैं और हर बीटा के पास 146 अमाइनो एसिड होते हैं। हीमोग्लोबिन की ये जो बीटा चेन्स हैं, बीटा चेन, इसके अंदर पोजीशन नंबर 6 पे, पोजीशन नंबर 6 पे एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। नॉर्मल अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। नॉर्मल अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या लग जाता है? वेलाइन लग जाता है। पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग जाता है? वेलाइन लग जाता है बीटा चेन में। अब जस्ट देखें 146 अमाइनो एसिड में से जस्ट एक अमाइनो एसिड बदला है, ग्लूटामिक एसिड की जगह विलायन लगा है। बाकी दोनों अल्फा भी नॉर्मल हैं और दोनों बीटा में से किसी एक बीटा चेन पे भी अगर विलायन लग जाए ग्लूटामिक एसिड की जगह तो क्या हो जाता है? ये पूरी हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही एबनॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। बेटा एक्चुअली होता क्या है, ये ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन लगता क्यों है? जब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा होता है बेटा, ट्रांसलेशन किस बेस पे होती है? हमें पता है कि ट्रांसलेशन डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक कोड। जैसा जेनेटिक कोड होगा वैसे ही ट्रांसलेशन होगी। यानी जो प्रोटीन, ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन फॉर्मेशन, तो प्रोटीन फॉर्मेशन जो है बेटा वो डिपेंड करेगी किस चीज पे? जेनेटिक कोड पे। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड वो जो मैसेंजर आरएनए है, उस मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन कैसी है? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? मैसेंजर आरएनए ऑफ कोर्स किस चीज से बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, और तीन न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम एक जेनेटिक कोड बोलते हैं। हर 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम एक जेनेटिक कोड बोलते हैं, और एक जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड बनवाता है। इसका मतलब है, सुने, कि 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सेट है वो कितने अमाइनो एसिड बनवाता है? एक अमाइनो एसिड बनाता है। 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो एक जेनेटिक कोड यानी 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट से एक अमाइनो एसिड बनता है। तो अगर हमें 100 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनवानी हो तो कितने जेनेटिक कोड होने चाहिए मैसेंजर आरएनए पे? 100, और इसकी लेंथ कितनी होगी? 300 न्यूक्लियोटाइड होगी। क्लियर हो गया बेटा? ये एनएमडी कैट में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम 100 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनवाना चाहते हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास मैसेंजर आरएनए होगा? तो दैट इज 300 न्यूक्लियोटाइड्स का। क्लियर हो गया? अगर बेटा यहाँ पे बल्कि एक और चीज, अगर ऑप्शन है हमने प्रोटीन बनवानी है 100 अमाइनो एसिड वाली, तो हमें कितने न्यूक्लियोटाइड वाला मैसेंजर आरएनए चाहिए? अब मैं यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ 300, 303, 400 या वेरिएबल। तो क्या चूज करेंगे? 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए एक अमाइनो एसिड के लिए, तो 100 अमाइनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए? 100 अमाइनो एसिड की प्रोटीन के लिए ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे? 300 पे लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत आंसर है। अगर बेटा 300 भी दिया हो और 303 भी दिया हो तो चूज 303 को करना है, देन 300 को चूज नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि ये प्रोटीन तब तक नहीं बनेगी जब तक के लास्ट में 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट स्टॉप कोडॉन का नहीं आता। एक जेनेटिक कोड स्टॉप कोडॉन भी 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट है। जब तक मैसेंजर आरएनए पे लास्ट स्टॉप कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट नहीं आएगा, ये प्रोटीन अलग नहीं होगी, तब तक फॉर्मेशन चलती रहेगी। तो 100 अमाइनो एसिड के लिए 300
न्यूक्लियोटाइड का सेट आ गया और साथ में एंड पे स्टॉप कोडॉन के 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 303। हाँ, अगर 303 का ऑप्शन नहीं मौजूद, 300, 400, 500 और वेरिएबल है, तो देन आपने 300 का ही आंसर चूज करना है बेटा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखें बेटा, ये जो बीट यहां पे हम बात कर रहे थे एक्चुअली कि अमाइनो, यहां पे कैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट एक अमाइनो एसिड को कोट करता है। इसका मतलब है ग्लूटामिक एसिड के लिए भी 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट होगा, वेलाइन के लिए भी 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट होगा। ग्लूटामिक एसिड के लिए जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट है बेटा, उसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है। लें जी, ज़हन में रखें, ग्लूटामिक एसिड के लिए नॉर्मल चेन में ग्लूटामिक एसिड है, बीटा जो जीन है बेटा, बीटा चेन के लिए जो जीन है दैट इज कॉल्ड बीटा ग्लोबिन जीन। बीटा ग्लोबिन जीन, बीटा ग्लोबिन जीन में वो 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप जो ग्लूटामिक एसिड बनवाता है, उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेट ग्लूटामिक एसिड नहीं बनवाएगा, अब क्या बनवाएगा? वेलाइन बनवाएगा। क्लियर हो गया? तो जैसे ही वेलाइन ऐड होगा हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, और एक कंडीशन होगी जिसे हम सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। सिकल सेल अनीमिया, सिकल का मतलब होता है क्रेसेंट शेप, या उर्दू में कहूं तो द्रांति की तरह की शक्ल या चांद की तरह की शक्ल, क्रेसेंट शेप, इस तरीके से। तो बेटा ये क्या होता है? क्रेसेंट शेप में कन्वर्ट होने से नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप होती है बाइकनकेव शेप। तो ये कैपिलरीज में से, दीज आर कैपिलरीज, तो इसमें से नॉर्मल हीमोग्लोबिन बाइकनकेव शेप में होते हैं तो गुजर जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला क्रेसेंट शेप गुजारना हो तो ये क्रेसेंट शेप रेड ब्लड सेल का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इस कैपिलरी के अंदर फंस जाएगा। जब इस कैपिलरी के अंदर क्रेसेंट शेप फंस गया तो जो टारगेट ऑर्गन है उस तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? तो इससे अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है सिकल सेल एनीमिया से। होप सो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा डिटेल से समझ आ गया होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। किस चीज कहाँ बनता है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर? ट्रांसलेशन के प्रोसेस में राइबोसोम की सरफेस पे बनता है। अब ट्रांसलेशन के प्रोसेस में राइबोसोम की सरफेस पे तो बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड क्या है? 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट है। क्लियर हो गया बेटा? बीटा, हमने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल पढ़ी सिकल सेल अनीमिया की, कि अगर एक अमाइनो एसिड भी डिस्प्लेस हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो पूरी की पूरी प्रोटीन ही क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, मॉल फंक्शन हो जाती है उस प्रोटीन की। उसमें हमने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल पढ़ी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखें, मैंने आपको बताया बेटा कोई भी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं रहती, कोई भी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करती। सारी की सारी प्रोटीन्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, आइदर इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर और इनटू टर्शियरी स्ट्रक्चर और इनटू क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेटा। तो यहां पे देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर्स कॉमन आते हैं। ये जो स्ट्रेट चेन है हमने पढ़ी अमाइनो एसिड की, ये 2 तरह से अपने आप को मॉडिफाई करेगी। या तो ये बना लेगी अल्फा हेलिक्स, या ये बना लेगी बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। अब अल्फा हेलिक्स क्या है? स्प्रिंग की तरह, इस तरीके से अल्फा हेलिक्स, और हर 2 टर्न के दरमियान
यानी सपोज दिस इज वन टर्न, ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है, ये चौथा टर्न है। हर टर्न के दरमियान में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दो टर्न्स के दरमियान में क्या होगी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर अगले दो टर्म्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से, यानी यहाँ बनाऊँ तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस टर्न, दोनों टर्न्स के अमाइनो एसिड आपस में क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ बेटा बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट क्या होती है? इसके अंदर बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड्स, बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड्स आर laterally attached. Beta plated strands are laterally attached by hydrogen bonding. इनके दरमियान भी क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉट से शो करते हैं। तो बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इस तरीके से ये जो बीटा प्लेटेड शीट के अंदर, ये एक बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड है, बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड है, ये दूसरा बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड है, ये तीसरा बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड है। यूजुअली 3 to 5 बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड्स आपस में लेटरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम अ बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड, हियर इज अनदर गाय दैट इज अ बीटा प्लेटेड स्ट्रैंड। तो दोनों ने अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है, आपस में लेटरली अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, तो उसे कहते हैं बीटा प्लेट। कलेक्टिव स्ट्रक्चर को बीटा प्लेटेड शीथ कहते हैं बेटा। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम चलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब टर्शरी स्ट्रक्चर, कुछ प्रोटीन्स बेटा सिर्फ और सिर्फ बीटा प्लेटेड शीट तक या अल्फा हेलिक्स तक। जी बेटा, अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फर्दर मॉडिफाई होगा इनटू टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनकी एक्टिवेशन के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है उनको, और वो अपने आप को टर्शरी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करते हैं बेटा। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर द क्वाइलिंग अराउंड इटसेल्फ, अपने ही गिर्द, पॉलीपेप्टाइड चेन की अपने ही गिर्द क्वाइलिंग को क्या कहते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और ये जो क्वाइलिंग है बेटा, दो किस्म के बॉन्ड्स से स्टेबल होती है, आयोनिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर प्रोटीन के अंदर सिस्टीन अमाइनो एसिड है तो इनके दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बनेंगे। तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, दिस इज क्वाइलिंग अपॉन इटसेल्फ, पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ही गिर्द क्वाइल करना शुरू कर देती है। और क्वाइल करती कैसे है? बाय आयनिक बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी इनकी क्वाइलिंग आपस में मेंटेन्ड कैसे रहती है? आयनिक बॉन्ड से एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, जब किसी प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं, यानी एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं बेटा, तो वो अपने आप को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करती हैं, क्योंकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ऐसे ही होता है। दिस इज 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज अदर पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन, हियर इज थर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, and this is 4th polypeptide chain. For example, this is alpha chain, this is alpha chain, this is beta chain and this is beta chain. तो ये स्ट्रक्चर किस चीज का बन गया है बेटा? This is the structure of hemoglobin.
4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा के पास, इस अल्फा के पास कितने अमाइनो एसिड होंगे? 141, इसके पास भी 141, इसके पास 146 और इसके पास 146। और यहाँ पे कहीं कहीं पे हीम पोर्शन भी अटैच होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम भी होता है और ग्लोबिन भी होता है। ये ग्लोबिन चेंज थी और अब हमने हीम ग्रुप अटैच कर दिया, यानी आयरन ग्रुप अटैच कर दिया है, तो ये बन गया हीमोग्लोबिन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में क्वाइल होती हैं, एक दूसरे के गिर्द क्वाइल होती हैं, और उस क्वाइलिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और दिस टाइप ऑफ क्वाइलिंग इज मेंटेन्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आयोनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो ये दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग कैन बी प्रेजेंट इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेटा। तो ये हमारे पास प्रोटीन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की तरफ। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं। प्रोटीन्स की 2 टाइप्स हम यहाँ पे प्रोटीन्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, फाइब्रस प्रोटीन एंड इलास्टिक प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स एंड इलास्टिक प्रोटीन्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फाइब्रस प्रोटीन्स यानी ऐसी प्रोटीन्स जिनकी शेप कैसी होगी, फाइबर लाइक या फिलामेंट लाइक। तो दीज आर फाइबर लाइक और फिलामेंट लाइक। जबकि इलास्टिक प्रोटीन कैसी होगी, स्फेरिकल और ग्लोब्यूलर। स्फेरिकल और ग्लोब्यूलर। फाइब्रस प्रोटीन्स जो कि फिलामेंटुअस है या फाइबर लाइक है, तो इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन देम। जबकि इलास्टिक प्रोटीन्स में ग्लोबुलर प्रोटीन्स है या स्फेरिकल प्रोटीन्स हैं, तो या तो इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, और अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब अगर हम बात करें फाइब्रस प्रोटीन्स की बेटा, तो फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। ये एक्वस मीडिया में इनसॉल्युबल है। जबकि इसके उल्ट इलास्टिक प्रोटीन्स की बात करें तो सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। फाइब्रस प्रोटीन्स को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, क्रिस्टलाइज्ड नहीं है, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। जबकि इलास्टिक प्रोटीन्स को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। अब देखते हैं बेटा जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, दीज आर इलास्टिक इन नेचर। फाइब्रस प्रोटीन्स जो हैं दीज आर इलास्टिक इन नेचर। ये नेचर में फाइब्रस हैं तो बेटा कैसी होंगी, इन इलास्टिक इन नेचर। और नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक प्रोटीन्स, तो ये कैसी होंगी, इलास्टिक इन नेचर। इनकी नेचर इलास्टिक होगी, नाम से पता चल रहा है, और फाइब्रस इलास्टिक नहीं होंगी, और इनको क्रिस्टलाइज्ड भी नहीं किया जा सकता। अगर हम एग्जाम्पल्स कोट करें तो एग्जाम्पल्स में केराटिन प्रोटीन, जो कि कहाँ कहाँ पाई जाती है केराटिन प्रोटीन, बीक में पाई जाती है, चोंच, फीदर्स में पाई जाती है, हेयर्स में पाई जाती है, नेल्स के अंदर पाई जाती है। ये सारी की सारी किस चीज़ से बनी है, बीक, फीदर्स, हेयर्स, नेल्स।
इसके अलावा बेटा फाइब्रिन प्रोटीन बेटा, या जिसे हम फाइब्रिन एक्टिवेटेड है तो फाइब्रिनोजिन इनएक्टिवेटेड है, जो मर्जी लिख लें, फाइब्रिन लिख लें, फाइब्रिनोजिन लिख लें, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन। तो ये वाली सारी की सारी बेटा क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। अगर हम बात करें इलास्टिक प्रोटीन्स की, तो इलास्टिक प्रोटीन्स में एंटीबॉडीज आ जाती हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं। हमने पढ़ा ना, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो ये सारी की सारी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं या इलास्टिक प्रोटीन्स हैं। बेटा प्रोटीन्स के रोल की, फंक्शन की बुनियाद पे भी प्रोटीन्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी हैं वो दो टाइप्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड फंक्शनल प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं बेटा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। अगर हम देखें बेटा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर कोलेजन आती है। कोलेजन का काम क्या है, ये बोन में और कार्टिलेज में पाई जाती है। इट फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। बेटा आगे बोन्स एंड कार्टिलेज वाला जब आप लेक्चर सुनेंगे तो बड़ी डिटेल से मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स का मैट्रिक्स, कार्टिलेज का मैट्रिक्स, बहुत डिटेल से मैंने ये स्टडी करवाया हुआ है बेटा। डायग्राम्स बड़ी अच्छी अच्छी बना के आप वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बड़ी डिटेल से समझ आ जाएगा। कोलेजन प्रोटीन, एलास्टिन प्रोटीन, ये टेंडन्स और लिगामेंट्स में पाया जाता है। ये भी मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ाई हुई है। एलास्टिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन्स। इसके अलावा बेटा कौन सी प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन, जिससे स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। केराटिन प्रोटीन्स जो कि हेयर्स के अंदर पाई जाती है, आपको बताया है, जो कि नेल्स के अंदर पाई जाती है, जो कि फीदर्स के अंदर पाई जाती है, जो कि सींग हैं हमारे, हॉर्न्स, सॉरी एनिमल्स के जो हॉर्न्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। बीक्स, चूंचें जो होती हैं उनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा बेटा हिस्टोन प्रोटीन है, ये भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबल करती है, डीएनए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। अब आते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स की तरफ। तो ऐसी प्रोटीन्स जिनका जो कि फंक्शनल रोल अदा करती हैं, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें बेटा क्या क्या आता है, एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स आते हैं, इनके फंक्शंस बेटा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंजाइम्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, एंटीबॉडीज़ जो कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं। एंटीबॉडीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे यूनिट के अंदर, हार्मोन्स को भी डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। उसके अलावा हीमोग्लोबिन, ये भी एक फंक्शनल प्रोटीन है, कहाँ पाई जाती है, आरबीसीज के अंदर पाई जाती है बेटा। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड दिस इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन्स बेटा। तो ये दो चार टाइप्स की प्रोटीन्स थी जो आपकी एंड हो गई बेटा। तो यहाँ पे आपका प्रोटीन्स वाला टॉपिक वाइंड अप हुआ।